वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th इंग्लिश PT3 का ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले तो रीडिंग पैसेज होता है, उसमें हमें ना क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। तो ये जो पैसेज है ये है डांसिंग गर्ल के बारे में। डांसिंग गर्ल जो कि मोहनजोदारो की ब्रॉन्ज स्टैच्यू है ना, डांसिंग गर्ल का हिस्ट्री बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इनका मेंशन आता है। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है कि डांसिंग गर्ल बिलोंग टू, तो काफ़ी सारे बारे में हम इसके पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर है डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, तो कहाँ को बिलोंग करती है? मोहनजोदारो। स्टार्टिंग से चलिए बढ़ते हैं। केज्ड बिहाइंड थिक ग्लास द मोस्ट फेमस डांसर इन द वर्ल्ड कैन ईजिली बी मिस्ड इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पर रखा गया है फेमस डांसिंग गर्ल को। The dancing girl of Mohenjo-daro is that rare artifact that even school children are familiar with, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। Our school textbook also communicate a wealth of our 5000 years heritage of art. You have to be alert to her existence there amid terracotta animals to rediscover this bronze image. तो कहाँ किसके साथ रखी है? टेराकोटा के जो एनिमल्स होते हैं, एक अलग टाइप के, जैसे मिट्टी के आप समझ लीजिए, एनिमल्स के साथ, उसी टाइम के मोहनजोदारो के टाइम के साथ जो एनिमल्स थे उन्हीं के साथ रखा गया है डांसिंग गर्ल को, जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई हैं। तो इन द म्यूजियम शी इज़ केप्ट अमंग टेराकोटा एनिमल्स के साथ उनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन इन द पैसेज। तो जब हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ अस हैव सीन हर ओनली इन फोटोग्राफ्स और स्केचेस, देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ एक्चुअली होल्डिंग हर इज़ मैग्नीफाइड अ मिलियन टाइम्स ओवर। वैसे आप जाकर के छू नहीं सकते हैं, ठीक है, म्यूजियम है वो, बट अगर हाँ आप सच में देख रहे हैं, अभी तक आपने बुक्स में देखा था, तो अच्छा तो लगता ही है। वन डिस्कवर्स दैट डांसिंग गर्ल हैज़ नो फीट. She is a wall, a little over 10 centimeter tall, the length of human palm. But she surprises us with the power of great art, the ability to communicate across centuries. तो क्या मतलब डांसिंग गर्ल को देख करके एक कम्युनिकेशन मिलता है कि उस समय पर भी इस तरीके से डांस किया जाता होगा। सीरीज ऑफ, और उसने अब क्या पहना हुआ है ये हम लोग देखते हैं। तो सीरीज ऑफ बैंगल्स, मतलब उसने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, ऑफ शेल होते हैं ना जो समुद्र के किनारे मिलते हैं, उससे बनी हुई, या फिर आइवरी और थिन मेटल क्लोथ्स की। हर अपर लेफ्ट आर्म all way down to her fingers, a necklace with 3 pendants bunched together and a few bangles above the elbow and wrist on the right hand display almost modern art. तो हमें जो उसको दिखता है ना, जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आज के जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं या फिर जिस तरीके के वो उनके पोस्चर्स होते हैं, वैसे ही बिल्कुल डांसिंग गर्ल के भी पोस्चर हैं। शी स्पीक्स ऑफ द अनडॉन्टेड वेरी होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। वो बोलती तो नहीं है, बट हमें देख के क्या लगता है कि जो ह्यूमन स्पिरिट है कभी ना मरने वाली, उस वो हमें दिखाई देती है। शी रिमाइंड्स अस दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विजिट म्यूजियम इन आर कंट्री टू एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट दैट द वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आर सेंसेस, टू फाइंड अमंग ऑल द रिचेस वन पर्टिकुलर विजन ऑफ ब्यूटी दैट स्पीक्स टू अस अलोन। तो हम लोगों को म्यूजियम जो है वो विजिट करना चाहिए, क्योंकि जो आर्ट जिस तरीके से हमसे बात करती है दुनिया की कोई और चीज़ नहीं करती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं विच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन इन द पैसेज। तो वो केज में है, ये गिवन है, रेयर आर्टिफैक्ट है, ये भी गिवन है, स्कूल बुक्स में है, ये भी गिवन है कि वो रीडिस्कवर नहीं की जा सकती, ये वाली इस टाइप की बात नहीं बोली गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला। ग्रेट ए के हैज़ पावर बिकॉज। तो ग्रेट ए के पता नहीं क्या है ये, बट क्या पावर है, वो अपील करती है हमें। यहाँ पे डांसिंग गर्ल के बारे में बोला गया है, वो इतने सदियों की पुरानी है बट फिर भी वो हमें अपील करती है आज भी। ज्वेलरी क्या क्या पहनी हुई थी उसने? नेकलेस था, है ना, यहाँ पे हमने देखा कि उसने क्या क्या ज्वेलरी पहनी हुई है। एक नेकलेस था, बैंगल्स थे जो शेल के या फिर मेटल के बने थे, तो दोनों ही करेक्ट हैं। 3rd इसका आंसर हो जाएगा। शी रिमाइंड्स अस, हमें क्या वो रिमाइंड करती है? ये भी रिमाइंड करती है। एक सेकेंड, इसका जो आंसर है ना वो होगा, वो हमें जो रिमाइंड करती है वो करती है नेवर से डाई एटीट्यूड ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पे शी रिमाइंड्स अस दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये तो रिमाइंड करती है, और कि भाई हम पर इम्पैक्ट क्या होता है। शी स्पीक्स ऑफ द अनडॉन्टेड एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए जो है पैसेज, वो एक वॉर के बारे में है, बैटल ऑफ सोल्फेरिनो।
तो जून 24, 1859 को नेपोलियन III और फ्रांस जोसेफ की लड़ाई हुई थी और उसका नाम था बैटल ऑफ सॉल्फेरिनो। कमांडिंग, और उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 2,70,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन बन रहा है कि हाउ मेनी सोल्जर्स फॉट इन द बैटल ऑफ सॉल्फेरिनो ऑन जून 24? तो 2,70,000 सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन? तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए तो भाई हम लोगों को पूरा पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम देखते हैं कि भाई वॉर हुई और इतने लोग एक ही दिन जो हैं लड़ाई लड़े थे। नियरली 40,000 जो थे या तो उनकी डेथ हो गई थी, इंजर हो गए थे, या फिर कभी मिले ही नहीं। और मैनी ऑफ whom वर सिंपली लेफ्ट टू डाई ऑन द बैटलफील्ड, और काफ़ी सारे जो है बस बैटलफील्ड में मर ही गए। लेटर स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है देखने वाले। क्राउडेड द फील्ड्स, लुक्ड फॉर लव वंस, सर्चिंग फॉर आइटम्स दे कुड सेल, और सिंपली टेकिंग इन द हॉरर्स ऑफ द बैटल। तो फिर जब बैटल ख़त्म हो गई तो काफ़ी सारे लोग उसको देखने आए। कुछ अपने जो उनके परिजन थे उनके लिए आए, कुछ बस देखने के लिए आए, कुछ ऐसा सामान ढूंढने के लिए आए जो शायद कभी बेचा जा सके। उनमें से थे एक स्विस बिजनेसमैन एंड अ सोशल एक्टिविस्ट जीन हेनरी डुनांत, हु वॉज ट्रैवलिंग इन सॉल्फेरिनो, विटनेस्ड ऑल दिस। तो विटनेस उन्होंने ये सारी बैटल करी थी। जीन हेनरी डुनांत witnessed the atrocities of war as well as countries not prepared or equipped to ease the suffering of those who had been injured in the battle of Solferino। उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो दोनों कंट्रीज़ थी कितनी उनमें नुकसान हुआ, और जो नुकसान हुआ उसको झेलने के लिए वो दोनों कंट्रीज़ तैयार भी नहीं थी। तो ये सब उन्होंने देखा। डुनांत ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स टू हेल्प ब्रिंग वाटर एंड फूड टू द इंजर्ड। तो डुनांत ने मतलब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, कुछ वॉलंटियर्स कि भाई जो इंजर्ड हैं उनको खाना पानी पहुंचाया जाए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। और उन्होंने काफ़ी सारे लेटर्स भी लिखे फैमिलीज़ को जिनकी डेथ, मतलब जो सोल्जर्स या तो मारे जा चुके थे या फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजर्ड थे, उनको उन्होंने लेटर्स लिखे। ही अर्ज द पब्लिक टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन विच वुड असिस्ट द वुंडेड। तो उन्होंने लोगों से विनती करी कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो चोटिल घायल लोग हैं उनकी मदद करें, और ये ना सोचें कि भाई ये तो दूसरे देश का सोल्जर है या जो भी है, आप मदद करें बस लोगों की। आफ्टर दैट मूवमेंट, अब ये सब हो गया तो ये जो थे जियान हेनरी डुनांत, इन्होंने एक किताब लिखी, अ मेमोरी ऑफ सॉल्फेरिनो। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अ मेमोरी ऑफ सॉल्फेरिनो किसने लिखी थी? तो जियान हेनरी डुनांत ने ये लिखी थी। अब आगे देखते हैं। अब इसने अर्ज किया पब्लिक को, ठीक है आगे, अच्छा ओके, मेमोरी ऑफ सॉल्फेरिनो विच अर्ज द पब्लिक टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन विच वुड असिस्ट वुंडेड रिगार्डलेस ऑफ किस साइड से वो फॉट किए थे। उनकी राइटिंग जो थी, उन्होंने जो लिखा था, इंस्पायर्ड, उनकी राइटिंग ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया टू रैली बिहाइंड हिम इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस। तो इस लड़ाई के बाद ही जो रेड क्रॉस संस्था है जो लोगों की मदद करती है वो स्थापित हुई थी। मॉडर्न डे रेड क्रॉस बिगेन बाय डिवोटिंग इटसेल्फ लार्जली टू डिज़ास्टर रिलीफ एंड एपिडेमिक ट्रीटमेंट। तो जैसे कि कहीं पर डिज़ास्टर आ जाता है, कोई तबाही हो जाती है, वहाँ पर रेड क्रॉस आप देख सकते हैं पहुँच जाती है और मदद करती है लोगों की। दिस एफर्ट कंटिन्यूज टू दिस डे। वन ऑफ द ईजिएस्ट वे यू कैन हेल्प द रेड क्रॉस इज़ टू मेक श्योर यू आर एबल टू डोनेट ब्लड। तो आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं रेड क्रॉस में? आप ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। एंड मेक एन अपॉइंटमेंट एट द रेड क्रॉस वेबसाइट। आप रेड क्रॉस की वेबसाइट पर जाकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट डोनेटिंग ब्लड इज इन द ओनली वे यू कैन हेल्प आउट। सिर्फ ब्लड डोनेट ना करके आप अपना टाइम भी डोनेट कर सकते हैं और रेड क्रॉस के बारे में और भी जान सकते हैं और रेड क्रॉस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, द मॉडर्न डे रेड क्रॉस किसके साथ डील नहीं करती है? तो ब्लड डोनेशन के साथ डील करती है, डिज़ास्टर रिलीफ के साथ भी डील करती है, एपिडेमिक ट्रीटमेंट के साथ भी यहाँ पे देखिए डील करती है, बट किताब लिखने के साथ वो डील नहीं करती है। अब नेक्स्ट है, जीन हेनरी डुनांत पार्टिसिपेटेड इन द वॉर। तो वॉर में तो पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्होंने, ये तो फॉल्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि भाई करेक्ट ऑर्डर क्या था। तो करेक्ट ऑर्डर था कि सबसे पहले तो लड़ाई हुई, फर्स्ट ये सबसे पहला था कि एम्परर नेपोलियन III और फ्रांस जोसेफ ने लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद जो है डुनांत जो है वो सॉल्फेरिनो गए थे, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करे कैंप ऑफ वॉलंटियर्स, ठीक है, और उन्होंने किताब लिखी, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ये हमारा रीडिंग सेक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं राइटिंग सेक्शन में। दो ऑप्शंस हैं,
तो इसमें एक क्या है, कन्वर्जेशन है और हमें लिखना है आर्टिकल। कन्वर्जेशन है, राहुल बोल रहा है वेयर हैव यू प्लान टू गो ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज़ में तुम कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो। जीवन बोलता है आई विश आई कुड गो एंड एन्जॉय बोटिंग ऑन द डल लेक, जीवन बोलता है काश मैं डल लेक जा पाता। राहुल बोलता है इज़ इट सेफ़ टू गो कश्मीर नाउ, तो क्या कश्मीर जाना आप सेफ़ हैं। डोंट यू हियर अ लॉट अबाउट टूरिज़्म इन द न्यूज़पेपर, तो राहुल बोलता है क्या तुमने नहीं सुना कि टूरिज़्म कितना हो रहा है वहाँ पर, सॉरी टूरिज़्म नहीं टेररिज्म, क्या तुमने न्यूज़पेपर में टेररिज्म के बारे में नहीं पढ़ा कश्मीर के। ऑन हियरिंग दिस डायलॉग यू डिसाइड टू राइट एन आर्टिकल फॉर अ local daily on the need to provide security at tourist spots and suggest ways and means by which such spots can be made more attractive to tourists। तो आपने ये कन्वर्जेशन पढ़ा कि भाई कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे बट टेररिज्म भी है। तो आपने सोचा एक आर्टिकल लिखा जाए कि भाई टेररिज्म और टूरिज्म यानी कि घूमने की जगह और वहाँ पर जो टेररिज्म फैल जाता है कई बार उसके बारे में। तो आर्टिकल हम लोग देखते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई कश्मीर इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती पर स्वर्ग बोला जाता है कश्मीर को। इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट दिस पैराडाइज इज़ लिविंग इन द शेडो ऑफ टेररिज्म, मतलब कितनी बुरी बात है कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा आतंकवाद है। द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द वैली हैव बीन शेटर्ड बाय द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, जो शांति जो खूबसूरती है वो बिल्कुल एक तरफ से ख़त्म सी कर दी गई है ये आतंकवादियों ने। द वैली इकोज विद द बर्स्ट ऑफ बुलेट, है ना, बंदूकों की आवाज़ें आती हैं वहाँ पे। गॉन आर द डेज व्हेन द डल लेक वाज ओवरटेकन बाय द इनफ्लो ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब मतलब अब तो खैर फिर से स्टार्ट हो चुका है। नाउ एम्प्टी होटल्स एंड अनऑक्यूपाइड शिकाराज लुक टूवर्ड टूरिस्ट टू ऑक्यूपाई देम, अब भाई लोग डर के मारे वहाँ जाते नहीं हैं। टूरिज्म इन द वैली इज़ इन शैम्बल्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम स्टेट का जो है टूरिज्म वो ख़त्म हो रहा है। अनअबेटेड टेररिज्म ऑफ 2 decades हैज़ टार्निश्ड द ग्रैंडियर एंड ग्लोरी ऑफ कश्मीर, तो जो ग्लोरी थी कश्मीर की इतना खूबसूरत है, टेररिज्म की वजह से सब नष्ट होता जा रहा है। टूरिज्म एंड टेररिज्म कांट गो टुगेदर, लॉ एंड ऑर्डर मस्ट बी restored, यूथ ऑफ कश्मीर एंड अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट हैव द बिगेस्ट स्टेक टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, है ना। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर इन ग्रेट डिमांड इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। इफ़ पीस एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए तो कश्मीर जो है वो अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस ला सकता है। तो ये आप आर्टिकल इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए जो है वो और वाला आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको एक दिखा दिया है। अब हमारा जो ग्रामर सेक्शन है उसमें हमें फिलअप्स करने हैं कि एलिफेंट्स डैश द लार्जेस्ट लैंड मेम्बर्स, तो एलिफेंट आर आएगा क्योंकि है ना एलिफेंट्स, काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट्स की बात करी जा रही है। 3 स्पीशीज़ ऑफ एलिफेंट्स आर लिविंग, ठीक है, आर लिविंग टुडे। एलिफेंट्स विद अदर एलिफेंटाइडे, यानी कि एलिफेंट बाकी दूसरे एलिफेंट की जो प्रजातियां रही हैं उनको हम थिक स्किन्ड बोलते हैं, मोटी चमड़ी वाले। एलिफेंट्स गेस्टेशन पीरियड मतलब जो वो प्रेग्नेंट होते हैं वो 22 महीने के लिए होते हैं। और द लॉन्गेस्ट फॉर एनी लैंड एनिमल, मतलब लैंड एनिमल मतलब कोई 9 महीने है ना, फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स कोई मतलब कम टाइम होता है या कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, बट सबसे ज़्यादा 22 महीने तक जो है एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड होता है। अभी एरर वाला है, सुनामी इज़ सीरीज़, तो इन नहीं आएगा, सुनामी इज़ सीरीज़ ऑफ वेव्स। फिर यहाँ पे जो फ्रॉम है तो जनरेटेड इन अ बॉडी ऑफ वाटर थ्रू एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस, मतलब बाय एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस कॉजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो ये प्रॉब्लम मतलब ये एरर थे, यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया है। अब ये जो है ये वाला पूरा का पूरा लिटरेचर वाला पार्ट है। तो लिटरेचर वाले पार्ट में तो देखिए जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, जो हमें एक पोएम दे रखी है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, तो यानी कि ये किससे आई हुई है, ऑन किलिंग अ ट्री जो है उसकी ये पोएम है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, मतलब एक नाइफ से आप किसी ट्री को नहीं मार सकते। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, मतलब धीरे धीरे वो अर्थ को कंज्यूम करके अर्थ की हेल्प से वो बढ़ा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपन इट्स क्रस्ट, और उसकी क्रस्ट मतलब क्रस्ट नीचे से पानी लेता है ना। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, और फिर उसकी लीव्स भी बाहर निकली हैं। तो ये कहाँ से है, तो ये ऑन किलिंग अ ट्री जो है पोएम उससे लिया गया है। कैन अ फ्यू ब्लो ऑफ एन एस किल इट, तो भाई नहीं,
कुछ एज से आप मारेंगे तो वो नहीं आप ट्री को मार सकते। तो ट्री अपनी स्ट्रेंथ कैसे लेता है, नेचर से लेता है ना, हवा, पानी, सनलाइट। और वेयर डज द लीव्स कम फ्रॉम, लीव्स कहाँ से आती हैं, वो बार्क से आती हैं। अब बाकी असर्शन रीजन वाले हैं, और ये देखिए ये अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाए हैं क्योंकि ये चैप्टर्स भी मैं पढ़ा चुकी हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं, तो ये तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।